previous class we have started wave nature of matter. तो ये डिस्कस कर रहे थे हम लोग. डी ब्रॉगली, फ्रेंच साइंटिस्ट डी ब्रॉगली, pronounced as D. Broglie, put forward the bold hypothesis that moving particles should have wave-like properties. Wavelength associated with the moving particle of momentum p is given by this relation. किसी कोई पार्टिकल p लीनियर मोमेंटम से चल रहा है, p is equal to mv, तो उसकी वेवलेंथ डी ब्रॉगली वेवलेंथ विल बी कांस्टेंट h डिवाइड बाय p. h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट जो कि 10⁻³ के ऑर्डर का होता है. एंड p को mv भी लिख सकते हैं ना. तो इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर मूविंग विथ सेम मोमेंटम. अगर सेम मोमेंटम है तो ये तो कांस्टेंट है, ये भी सेम हो जाएगा, तो लैम्डा विल बी सेम. एंड सेम स्पीड है अगर, है ना, देन मास विल बी द डिसाइडिंग फैक्टर. तो मास जिसका कम होगा दैट विल हैव द मोर वेवलेंथ. इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है, लेस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मोर वेवलेंथ. ये कम होगा तो ये बढ़ेगा वेवलेंथ, इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ मोर होगी. ठीक है, यहां तक हो गया था ना. उसके बाद हम ये देख रहे थे अदर रिलेशन फॉर डी ब्रॉगली वेवलेंथ. काइनेटिक एनर्जी को हम मोमेंटम के साथ ऐसे रिलेट कर सकते हैं. काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv² मास से मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड becomes p² by 2m. तो p is linear momentum is root of twice of mass of the body and its kinetic energy into kinetic energy. तो ये हो गया. नाउ चार्ज पार्टिकल का kinetic energy q into v भी होता है. यहाँ पर v पोटेंशियल डिफरेंस है, तो ये वैल्यू अभी पुट कर देंगे p की. यहाँ पर पहले ये दो रिलेशन हम सीखे थे हमने, अभी p का रिलेशन ये आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी के साथ. काइनेटिक एनर्जी का q भी होता है, उसके साथ ये आ जाएगा. तो वी हैव द 4 relations here. and थर्मल न्यूट्रॉन है, सपोज टेम्परेचर से न्यूट्रॉन्स को हम काइनेटिक एनर्जी दे रहे हैं, तो उसकी इतनी होती 3/2 kBt. हीट एंड थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा हमने. kb इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसकी वैल्यू दी होगी. mn इज द मास ऑफ न्यूट्रॉन, तो ये यहाँ पुट कर देंगे काइनेटिक एनर्जी की जगह ये. तो 2 विल गेट कैंसल, नीचे 3 बचेगा. मास ऑफ न्यूट्रॉन into Boltzmann constant into T. T is the temperature, absolute temperature होता है T. T is the absolute temperature. All right. तो ये रिलेशन आ गया वेवलेंथ का, और ये भी है 1 2 3 4 5. Depending upon the values given, we'll use one of them. All right. यहाँ पर जो v है वो वेलोसिटी है, स्पीड है, ये वाला है. और ये v पोटेंशियल डिफरेंस है. ठीक है, इनके क्वेश्चन देखें. जैसे ये है एन इलेक्ट्रॉन, फॉर एग्जांपल है electron, alpha particle and proton have the same kinetic energy. Which of these particles have the shortest de Broglie wavelength? सबसे कम किसकी होगी de Broglie wavelength? काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लगाएंगे, काइनेटिक एनर्जी वाला फार्मूला ये वाला लगाएंगे. तो ये H तो सेम है सब में,
के भी सेम है, 2 भी सेम है। अभी मास पे डिपेंड करेगा, जिसका मास सबसे ज्यादा है उसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी। किसका मास मैक्सिमम है, अल्फा का है कि इलेक्ट्रॉन का है कि प्रोटॉन का है? अल्फा पार्टिकल विल हैव 4 times mass of proton, or proton has much larger mass than of electron। ठीक है, तो सबसे ज्यादा मास किसका है, अल्फा पार्टिकल का। तो अल्फा पार्टिकल विल हैव लीस्ट वेवलेंथ। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला जो हमने लिखा था, तो अल्फा पार्टिकल है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से कितना हैवी है, 1836 टाइम्स हैवियर, और प्रोटॉन से 4 टाइम्स हैवी अल्फा पार्टिकल होता है। अल्फा पार्टिकल इज 4 टाइम्स heavier than that of proton। क्लियर? तो दिस इज द फार्मूला 2mke वाला लगेगा। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन both for boards and competitive examination। 11.5 short example is important। ऐसे रिलेशन हम लोगों ने वहां भी पढ़े थे, याद है, मैग्नेटिज्म में। रेडियस इज कितना था रेडियस, बी क्यू वी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, आर इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू वी। तो वहां पे एम वी ऊपर आता है, इसमें एम वी नीचे आ रहा है। तो ऊपर एम वी की जगह से ये सब टर्म आ जाएंगे, ये मैग्नेटिज्म में रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, आई मीन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन मैग्नेटिक फील्ड, उसमें ये वाले सारे टर्म्स डिनोमिनेटर में आ जाएंगे। ठीक है, न्यूमरेटर में आ जाएंगे, इसमें डिनोमिनेटर में। ऑल राइट, Yes, sir. ओके। देखिए ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि सीबीएसई में आया था बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो बहुत बच्चों को डाउट हो गया था कि बोले क्वेश्चन नहीं गलत है। क्वेश्चन गलत नहीं है, ये क्वेश्चन सही है, इसको पढ़ो समझो। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द टॉपिक्स, डी ब्रॉगली वेवलेंथ एंड पीछे क्या पढ़ा था, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, उन दोनों का कंबाइन है। Find the de Broglie wavelength of electron ejected from the metal plate of negligible work function if wavelength of incident radiation is lambda। इंसिडेंट जो फोटोन है या रेडिएशन है उसकी वेवलेंथ लैम्डा है, तो जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे मेटल प्लेट से, फोटो इलेक्ट्रॉन, उसकी वेवलेंथ निकालनी है। तो यहाँ पर आइंस्टाइन इक्वेशन लग जाएगी, डी ब्रॉगली इक्वेशन लग जाएंगी दोनों, फिर उससे आंसर आ जाएगा। देखो आइंस्टाइन इक्वेशन से काइनेटिक एनर्जी निकाल लो। देखो काइनेटिक एनर्जी वाला फार्मूला लगाना है ना, के निकाल लो आइंस्टाइन इक्वेशन से, इसमें पुट कर दो, दैट्स ऑल। लेकिन लैम्डा लैम्डा का क्लैश हो रहा है, तो यहाँ पे डी ब्रॉगली वेवलेंथ को कुछ सिंबल दे दो, लैम्डा डैश दे दो या कुछ लैम्डा डी भी दे दो, क्योंकि उसकी भी लैम्डा है। देखो सी, ये फोटोन आया लैम्डा वेवलेंथ का, इसका वर्क फंक्शन 0 दिया है, तो इसकी सारी एनर्जी जो है, ये जो काइनेटिक आइंस्टाइन इक्वेशन से काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच एफ माइनस फाई नॉट
एफ इज इक्वल टू सी बाई लेमडा। तो ये वर्क फंक्शन 0 दिया हुआ है, के ई मैक्स कितनी आ गई, एच सी बाई लेमडा आ गई। के मैक्स की वैल्यू उसमें फार्मूले में पुट कर दो, लेकिन वहां पे तुम्हें ये यहाँ पे लेमडा है तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ का सिंबल चेंज करना पड़ेगा, लेमडा डी भी कर दो उसको, या लेमडा डैश कर दो, जो भी करना है, मेक इट लेमडा डी भी। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज एच अपॉन ये फार्मूला, के ई की वैल्यू ये पुट कर दो यहाँ पर, इसको अंडर रूट में ले लो तो एच स्क्वायर हो जाएगा, ये पूरा रूट में आ जाएगा। यहाँ पर देखो, व्हेन यू सिंप्लीफाई यू विल गेट दिस। डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो है, जो फोटोन की जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है वो इतनी आएगी। ये प्रूफ, ये लाना था आंसर। यहाँ पे लेमडा नहीं लिखना, यहाँ पे लेमडा लिखोगे तो फिर दोनों एक जैसे हो जाएंगे। तो ये लेमडा किसका है, फोटोन का, ये किसका है, डी ब्रॉगली का लेमडा। दोनों को सिंबल, एक लेमडा दिया तो इसको दूसरा सिंबल देना पड़ेगा। तुम लोग टाइम से ज्वाइन क्या करो, कितना लेट ज्वाइन करते तुम लोग, आधे टॉपिक निकल जाते। क्लियर। तो ये क्वेश्चन फिर से आ सकता है, कॉम्बिनेशन ऑफ आइंस्टाइन इक्वेशन एंड डी ब्रॉगली इक्वेशन। ठीक है, नोट डाउन। ऑलराइट, तो ये हो गया तुम्हारा कंबाइंड क्वेश्चन। ये बताओ, चलो बिफोर आई आस्क यू, पहले ये क्वेश्चन करते, देखो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन ही है, देखो particle of mass m at rest decays into two particles of m1 and m2 having non-zero velocities. The ratio of de Broglie wavelength lambda 1 by lambda 2, उनकी जो मास जो है उनकी वेवलेंथ का रेशियो क्या होगा, whether this or this। तो P1 एंड P2 में रिलेशन निकाल लेंगे और फिर डी ब्रॉगली वेवलेंथ के फार्मूले में पुट कर देंगे। सपोज ये पार्टिकल ऐसा है, पहले रेस्ट पर था, पार्टिकल इनिशियली रेस्ट पर है, बाद में दो पार्ट में ब्रेक हुआ, इनिशियल मोमेंटम तो 0 होगा, बाद में दो पार्ट में ब्रेक हो गया, एक इधर गया एक इधर गया, m1 ये v1 से गया, m2 v2 से गया। तो m1 v1, इसको m1 v1 लेना, माइनस m2 v2, लेफ्ट साइड में 0 है, लेफ्ट साइड में 0 है,
Bhushan joining so late. लेफ्ट साइड में 0 और राइट साइड में फाइनल मोमेंटम है ना. फाइनल मोमेंटम एक इधर गया एक इधर गया. m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2 या p1 p2 से भी कर सकते हैं. ठीक है चलो. m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2 आ गया. तो लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 इज इक्वल टू h अपॉन m1 v1 h अपॉन m2 v2, बट दोनों इक्वल है तो 1 आ जाएगा. तो सी ऑप्शन करेक्ट है. ठीक है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. दोनों इक्वल मोमेंटम से अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं. अच्छा एक क्वेश्चन ये बताओ, ये वाला. इफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ टू पार्टिकल्स इज इक्वल, then their momentum will always be equal. Their momentum will always be equal. True or false? Their momentum will always be equal. True है कि false है बोलो. Either this or this. फार्मूला क्या होता है? लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p. अगर उनका ये तो कांस्टेंट हो गया. बोला है कि अगर उनकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ इक्वल है ये टू पार्टिकल्स की, मोमेंटम भी इक्वल होगा क्या? No, sir. बोलो. क्यों नहीं होगा बोलो. एक्सप्लेन कर सकते हैं. फार्मूले से sir. तो यही लग रहा है, लेकिन फार्मूले से तो यही लग रहा है. तो P इज इक्वल टू h अपॉन लैम्डा. लैम्डा भी सेम, ये तो कांस्टेंट है. तो P1 बाई P2 का रेशो 1:1 आ जाएगा. Sir, वो रेस्ट पे है ना. कौन नेक्स्ट पर है? अरे भाई दो पार्टिकल दिए मैंने, ये क्वेश्चन खत्म हो गया अभी. हाँ. ये दो पार्टिकल नहीं, उनकी जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है सेम है, तो मोमेंटम सेम होगा क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि सर हमेशा मोमेंटम सेम होगा क्या? नहीं सर, उनका हाइट डिफरेंस भी तो हो सकता है. कौन सी हाइट? तुम लोग यार कैसे करते? कोई भी ध्यान से नहीं पढ़ाई करता है ना. अभी तो पढ़ा रहा हूँ मैं टॉपिक. अभी तो ये टॉपिक कंटिन्यूड है, पीछे का कुछ याद भी नहीं करना है ना. फार्मूला भी दे दिया, सब कुछ दे दिया, फिर भी रिप्लाई नहीं दे पाते तुम लोग. क्वेश्चन समझ में आ रहा है? जो मैं लिखता हूँ समझ में आता है क्या लिखा है? इफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ टू पार्टिकल is the wavelength two particles are equal, then their momentum will always be equal. True or false? चलो ठीक है, तुम लोग कल बताओ इसको. देखो ये क्वेश्चन नोट भी नहीं करते ना. प्रॉब्लम तो ये है कि नोट भी नहीं होता, कुछ नोट्स भी नहीं बराबर बनते हैं ना. कुछ भी पढ़े, कोई भी पढ़ाई नहीं करता. बताओ कैसे एग्जाम देख के आते तुम लोग? फिर बोलते अच्छा हो गया, अच्छा हो गया. मुझे तो अच्छा करके नहीं दिखाते. मंडे टेस्ट है अपना, वेव ऑप्टिक्स. हो गई तैयारी?
No, वे sir. ऑप्टिक्स में पोलराइजेशन नहीं पढ़ लेना संडे पूरा दिन। वे ऑप्टिक्स में पोलराइजेशन छोड़ देना है, पोलराइजेशन में से कुछ भी नहीं आएगा। इंटरफेरेंस पूरा पढ़ना है और डिफ्रैक्शन पूरा पढ़ना है, और शुरू के बेसिक्स जो है पॉइंट वो पूरे पढ़ने हैं। ठीक है, नोट कर लिया? देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लो और बताओ इसका कल आंसर, ट्रू और फॉल्स। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो ये वाला, ये भी बहुत बार सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, पर्टिकुलरली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ज्यादा आता है, बट बोर्ड के लिए भी बहुत सुटेबल क्वेश्चन है। देखो कैसे, क्या है, देखो इसमें दो एनर्जी के, फोटोन के लिए एनर्जी का वेवलेंथ का फॉर्मूला दूसरा लगता है, पार्टिकल्स के लिए अलग लगता है ना। तो फोटॉन्स पहले प्रोटॉन का निकाल लेते हैं ना। नहीं, लैम्डा वन किसका है? ओके चलो पढ़ते हैं पहले। प्रोटॉन हैज काइनेटिक एनर्जी E is equal to this much, which is equal to that of photon. प्रोटॉन की तो काइनेटिक एनर्जी होगी, बट फोटोन की एनर्जी बोलते हैं वो काइनेटिक, जब तक काइनेटिक रहता है तभी तब तक एनर्जी रहती है, बाकी तो है ना। तो फोटोन की एनर्जी के बराबर है, फोटोन की जो एनर्जी है वो भी इतनी है जितनी प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी है। तो सिंबल ई है दोनों का। द वेवलेंथ ऑफ फोटोन इज लैम्डा टू, फोटोन बाद में है तो उसका लैम्डा टू, एंड प्रोटॉन पहले आया तो उसका लैम्डा वन लिया है ना। लेकिन हमें निकालना लैम्डा टू बाई लैम्डा वन है, तो पहले हम लैम्डा टू ही लैम्डा वन निकालते। चलो फॉर प्रोटॉन निकालते हैं ना, लैम्डा वन डी ब्रॉगली वेवलेंथ होगी, है ना। प्रोटॉन की तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ होगी ना, प्रोटॉन इज द मटेरियल पार्टिकल, उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ होगी। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा, लैम्डा इज h अपॉन 2 टाइम्स ऑफ मास इनटू काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ई दी है यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा लैम्डा वन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/रूट ऑफ ई, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ ई। लैम्डा टू का बताओ क्या लिखे, फोटोन के लिए लिखे, क्या लिखे बोलो। फोटोन की वेवलेंथ का फॉर्मूला याद है? फोटोन की वेवलेंथ का फॉर्मूला फोटोन का सबसे पहले दिन पढ़ा था चैप्टर में। फोटोन इज इक्वल टू, फोटोन की एनर्जी कितनी होती है? एनर्जी E इज इक्वल टू क्या होती है? एच सी, एच एफ होती है ना, एच सी बाई लैम्डा। लैम्डा को इधर ले आओ, ई को नीचे भेज दो, एच सी बाई ई। इसमें देखो डिनोमिनेटर में रूट नहीं है, लैम्डा टू इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ई हो गया। तो हमें ई टू लैम्डा टू बाई लैम्डा वन निकालना है, डिवाइड कर देंगे टू को वन से। कांस्टेंट प्रोपोर्शन सेम टर्म्स नहीं है, इसलिए इक्वल नहीं लिख सकते, दोनों में अलग अलग कांस्टेंट है, इसलिए प्रोपोर्शनल में ही आंसर आएगा। लैम्डा टू अपॉन लैम्डा वन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इसमें ई यहाँ पे आ गया, और इसमें लैम्डा वन में रूट, रूट ई को हम 1/2 लिख सकते हैं ऐसे, है ना। रूट को हम 1/2 लिख देंगे पावर में। क्या आंसर है फिर? ये ऊपर जाके माइनस हाफ हो जाएगा ना, डी ऑप्शन है। तो ये दोनों में देखो डी ब्रॉगली का लेवल वेवलेंथ का फार्मूला अलग है, फोटोन की वेवलेंथ का फार्मूला अलग है।
आया समझ में? जल्दी से बोलो। Yes, sir. तो ये भी Yes. इम्पोर्टेंट है, बोर्ड्स एंड काउंटेड एग्जामिनेशन दोनों। दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन जेईई एडवांस, जेईई मेन, नीट, सब जगह। एंड स्टेट बोर्ड की बुक में भी है ये दोनों क्वेश्चन। देखो दोनों जेईई एडवांस में आ चुके हैं, दोनों स्टेट बोर्ड की बुक में दिए हैं, स्टेट बोर्ड में है दोनों। ठीक है, तो ये अभी हम लोग डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन देखते हैं। डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन if electron is accelerated by the potential difference of v volt, then उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी। अच्छा ये फॉर्मूला लिखा तो है हम लोगों ने यहाँ पर, ये वाला देखो q इंटू वी लिखा था ना, q इंटू वी। इलेक्ट्रॉन के लिए e इंटू वी हो जाएगा ना। तो अगर v पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट किया हमने उनको, इलेक्ट्रॉन को, तो ये लास्ट वाला फॉर्मूला लिखेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन रूट ऑफ 2m इंटू क्यू वी की जगह e इंटू वी आएगा। ये v क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। तो ये सब कांस्टेंट है, देखो ये वाले। m with the mass of electron, e is the charge of electron, h Planck constant ये 2 है। इसको सिंप्लीफाई, इसकी वैल्यू पुट करके पहले से सिंप्लीफाई किया है, स्टैंडर्ड रिजल्ट है ये एनसीईआरटी बुक पे। 1.227 नैनोमीटर में आएगा आंसर। केमिस्ट्री में शायद तुम लोगों ने ऐसे पढ़ा होगा, रूट ऑफ 150 अपॉन वी ए नॉट। केमिस्ट्री में ऐसे पढ़ाया जाता है, एक ही बात है वैसे। 150 का जो है अंडर रूट 12.27 आता है, फिर ए नॉट है, यहाँ पे नैनोमीटर है। ए नॉट में डेसिमल शिफ्ट हो जाता है राइट साइड में। ठीक है, चाहे तो यहाँ पे लिख दूं मैं, ऐसे भी कभी कभी बुक्स में, पर्टिकुलरली केमिस्ट्री में 150 अपॉन वी इंटू ए नॉट, मतलब इंटू नहीं, बाहर ए नॉट में। बट अपने फिजिक्स में ऐसे दिया तो वी आर फॉलोइंग दिस। प्रोटॉन के लिए चाहिए तो वो भी बता सकता हूँ, कंपटीशन में यूज कर सकते हैं। प्रोटॉन का मास डिफरेंट होता है ना, मास मोर होता है प्रोटॉन का, ये तो उसकी और कम आएगी, ये नैनोमीटर में ही आएगी। प्रोटॉन के लिए बोर्ड उसमें यू कैन यूज इट इन नीट एंड जेई में, टाइम बचा सकते हैं। ठीक है, 0.286 है ऊपर, नीचे तो रूट भी दोनों में ही है। ऑलराइट, तो जैसे इन्होंने तो एक एग्जांपल लिया है, लिखना, इसको नहीं लिखो, पर इतना फार्मूला लिख लो, दैट्स ऑल। जैसे एग्जांपल लिया, वी उन्होंने 120 ले लिया, यहाँ पे 121 लेते तो राउंड फिगर में आ जाता ना, रूट से बाहर आ जाता। एनीवे 120 लेके सॉल्व किया, लैम्डा 0.112 नैनोमीटर आ गया, विच इज ऑफ द सेम ऑर्डर एज द स्पेसिंग बिटवीन द एटॉमिक प्लेन्स इन द क्रिस्टल। क्रिस्टल के अंदर जो एटॉमिक प्लेन्स होते हैं, उनका जो गैप है इतना ही इसके ऑर्डर का होता है, जितना ये इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली वेवलेंथ का आया। Therefore, matter wave associated with the electron could be verified by the crystal diffraction experiment. क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन जब हिट करेंगे तो वो डिफ्रैक्ट हो जाती है एंगल, डिफरेंट एंगल्स, तो उनको एंगल वगैरह नोट करके वो हम उनका स्पेसिंग निकाल सकते हैं उनके बीच का। तो क्रिस्टल डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट अपने उसमें नहीं है, बट आगे चल के पढ़ेंगे ये। ऑलराइट, तो ये लर्न करना पड़ेगा फॉर्मूला, टाइम सेव करना, अदरवाइज तो ये पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं। जैसे ये सॉल्व एग्जांपल है, देखो सॉल्व एग्जांपल देखो, व्हाट इज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट।
तो V100 दिया, सीधे यहाँ पे पुट कर दो, 100 रूट से बाहर आ जाएगा। ये मत देखो, इसको छोड़ दो। ये देखो 100 पुट कर दिया, 0.12 7 हटा के राउंड ऑफ कर दिया, प्रीवियस डिजिट 3 हो जाएगी, और नीचे 10 आएगा तो एक डेसिमल लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। तो द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन इन दिस केस इज ऑफ ऑर्डर ऑफ एक्सरेज वेवलेंथ। ये जो एक्सरेज की वेवलेंथ इस ऑर्डर की होती है, एक्सरे की वेवलेंथ इस ऑर्डर की होती है, ठीक है। एंगस्ट्रॉम में लिखना है तो कितना हो जाएगा ये? एक डेसिमल राइट में शिफ्ट हो जाएगा, है ना। ऑलराइट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, इसमें भी ये भी फार्मूला याद रखना पड़ेगा, लेकिन 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में आ सकते हैं, ठीक है। तो ये डेविसन ने जर्मन एक्सपेरिमेंट किया है, इसको अभी डिलेटेड पार्ट में, फिर भी मैं तो थोड़ा सा बता देता हूँ तुम्हें, लिखने की जरूरत नहीं है। दिस इज द एक्सपेरिमेंट विच प्रूव्ड द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। डी ब्रॉगली ने तो हाइपोथेसिस दी उसने, लेकिन इन दोनों साइंटिस्ट ने आफ्टर 2 or 3 decades ऑफ हिज प्रेडिक्शन दे प्रूव द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैसे प्रूव किया उसको? इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर को देखो, इवैक्यूएटेड ग्लास चैम्बर लिया, उसमें लो टेंशन गन से, ये इलेक्ट्रॉन गन होती है, यहाँ पे बेरियम कोटेड रहते हैं, इसमें से हीट करने से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। ये हाई टेंशन है, यहाँ पर हाई टेंशन सेटअप लगाया है, हाई वोल्टेज से इलेक्ट्रॉन, हाई पॉजिटिव वोल्टेज लगाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स एक्सलेट करके इधर आएंगे, यहाँ पे गैप होता है, तो ऐसे बीम इधर निकल जाती, निकल क्रिस्टल को हिट करती है। इवैक्यूएटेड चैम्बर रहेगा, इसके एटॉमिक प्लेन से डिफ्रैक्ट होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और ये तुम्हारा डिटेक्टर है, ये अलग अलग एंगल पे मेजर करता है ना, इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी को। एक पर्टिकुलर एंगल पे और पर्टिकुलर वोल्टेज के लिए बहुत हाई पीक आती है, उससे थोड़ा भी इधर उधर शिफ्ट किया डिटेक्टर को, एकदम से वैल्यू कम हो जाती। तो हाई पीक का मतलब क्या होता है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स। मतलब इलेक्ट्रॉन्स की जो, इलेक्ट्रॉन्स के साथ जो वेव एसोसिएटेड होती है, उनके बीच में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होगा, तभी सडनली पीक मिलती है, हाई पीक। मतलब इलेक्ट्रॉन्स भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की फिनोमिना दिखा रहे हैं, मतलब वेव नेचर होगा तभी तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है उनके साथ। आगे चल के उन्होंने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रॉन से भी एक्सपेरिमेंट करके देखा, या उससे भी हैवी पार्टिकल लिए, आयोडीन के पार्टिकल लिए, उसमें भी फ्रिंजेस बनी, सेंटर पे बहुत सारे पार्टिकल इकट्ठे हो गए, ब्राइट, इट वाज इक्विवेलेंट टू ब्राइट। तो दे शो द फिनोमिना ऑफ वेव्स। तो ये द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज फर्स्ट एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड बाय डेविसन एंड जर्मन, वन ऑफ देम वाज एयर फोर्स पायलट, ठीक है, इंडिपेंडेंटली उन्होंने, और बाद में जेपी थॉमसन ने भी प्रूव किया उसको। यहाँ पे देखो, एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म बाय वेरिंग द एक्सलेटिंग वोल्टेज 44 to 68 volt. Strong peak appeared in the intensity. Strong peak appeared in the intensity of scattered electrons for accelerating voltage 54 volt at theta is equal to 50 degree. So appearance of peak in the particular direction is due to the constructive interference of electrons. कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में सडनली इंटेंसिटी बढ़ जाती ना, इंटरफेरेंस में हमने देखा था वो मैक्सिमा मिनिमा, या डिफ्रैक्शन में भी देखा था, है ना। Interference of electrons is scattered from different layers of the regularly spaced atom of the crystal. From the electron diffraction experiment measurement, the wavelength जो कैलकुलेट की गई इतनी आई 0.165, और डी ब्रॉगली से भी निकाल के देखा गया। अभी डी ब्रॉगली पढ़ा था हमने, 54 वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, इसमें
तो ये भी सेम आई, बहुत वेरी क्लोज है, दोनों मेथड से वेरी क्लोज, 0.001 नैनोमीटर का डिफरेंस, 2 नैनोमीटर का डिफरेंस है नैनोमीटर में, तो ऑलमोस्ट बोथ आर इक्वल। दिस प्रूव द वेव नेचर ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन। डी ब्रॉगली ने कॉन्सेप्ट दिया था ना, बट इसने इन दोनों साइंटिस्ट ने उसको प्रूव करके दिखाया, बाद में जे थॉमसन ने भी प्रूव करके दिखाया। ठीक है, तो ये छोड़ सकते हैं 6 वाला एग्जाम्पल। ये क्वेश्चन और कर सकते हो तुम, मोमेंटम एंड स्पीड, है ना, आप डी ब्रॉगली वेवलेंथ की एनर्जी दी है ना, व्हाट इज द मोमेंटम, स्पीड एंड डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन विद काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी दी है इतनी, हाफ एम ई स्क्वायर, हाफ एम ई स्क्वायर कितनी दी है, 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। कैलकुलेशन ज्यादा है, वी निकाल सकते हैं इससे, वी निकालने के बाद एम वी निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन का मास तुम्हें याद रखना पड़ेगा, और डी ब्रॉगली वेवलेंथ एम वी आ गया तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ आ जाएगा। ये कैलकुलेशन ज्यादा है इसमें, तो फिर देख लेना। ऐसे 14 भी ट्राई कर सकते हैं, ये सब हम लोगों ने ऐसे क्वेश्चन किए हुए हैं। 16 है, 17 छोड़ सकते, 18 ट्राई कर सकते। देखो 18 में क्या बोल रहा है, शो दैट वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज इक्वल टू द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, नहीं सॉरी, शो दैट the wavelength of electromagnetic radiation is equal to the de Broglie wavelength of its quantum photons। तो देखो इसको, लैम्डा इज इक्वल टू सी बाई एफ होता है, सी इज इक्वल टू एफ लैम्डा होता है। तो यहाँ से एच से मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड, है ना, तो ऊपर सी एच हो जाएगा और नीचे एच एफ क्या होता है, एनर्जी ऑफ फोटोन होती, और सी को नीचे ले आओ, ये हो गया। तो ये मोमेंटम है, फोटोन का मोमेंटम है, तो फोटोन के लिए भी वैलिड है ये रिलेशन। और देखो ये रिलेशन फोटोन है, फोटोन के लिए देखो जो डी ब्रॉगली का रिलेशन है वो फोटोन के लिए भी वैलिड है। फोटोन का हमने ये फार्मूले से स्टार्ट किया, चेंज करते गए तो ये डी ब्रॉगली का आ गया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वेव लिया हमने, और ये बाद में डी ब्रॉगली के वेवलेंथ के बराबर आ गया। नाइनटीन क्वेश्चन में भी थोड़ा डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालनी है, बट वी नहीं दिया है, वी निकालने के लिए आरएमएस वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। यहाँ पे आरएमएस वेलोसिटी 11th का थोड़ा फार्मूला लगेगा, आरएमएस वेलोसिटी का फार्मूला √3 RT बाई एम नॉट। मोलर मास दिया हुआ है 14 ग्राम में होता है, लेकिन मोलर मास पता है तुम्हें, ये मास नंबर दिया है, इतना ही 14 ग्राम हो जाएगा, इसको 10⁻³ से पुट करना पड़ेगा, मोलर मास ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, केजी हो जाएगा ये। आर कितना होता है, 8.3 के आसपास होता है। टी कितना टेम्परेचर दिया है, 300 केल्विन। यहाँ से वेलोसिटी निकाल के यहाँ पुट करो। कैलकुलेशन इसमें भी लेंदी है, तो जनरली अवॉइड करते हैं फिर ये भी, यू कैन लीव दिस, बट मेथड पता होना चाहिए तुम्हें कैसे निकालते, ये छोड़ सकते हैं। नाउ ब्रेक के बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ब्रेक नहीं हो रहा, क्या कंटिन्यू करें, कितना ब्रेक टाइम लगेगा देखो। आज सर ब्रेक नहीं होगा, क्यों? क्योंकि सर शायद से आपने ना मतलब जिस तरीके से आज एंटर किया उसमें मतलब पहले एक को किया होगा, फिर टाइम लिया होगा ना थोड़ा, उस वजह से आपको फ्री क्लास अच्छा मिली आज की। तो अच्छा, आप ठीक है फिर, जितने अच्छा बजे ऐसे ही तक करेंगे, ऐसे ही क्या करेंगे फिर। Yes, sir. चैप्टर नंबर 2
12 स्टार्ट करेंगे अभी। जस्ट 1 मिनट का ब्रेक कर जस्ट मैं थोड़ा सा इसका रिकॉर्डिंग मोड चेंज कर दूं पहले।